जो आज सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की हम डिस्कशन करेंगे, जो कि मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक्स इन एस्ट्रोलॉजिकल सर्कल्स। ठीक है, और वो टॉपिक है पितृदोष एंड मोस्ट फियर्ड टॉपिक for those people who have some interest in astrology and they are going to astrologers for getting their birth chart analyzed। ठीक है, मतलब लोग डर जाते हैं, मतलब पितृ दोष की बातें सुन के, और बहुत बड़े बड़े उपाय बताए जाते हैं, बहुत लंबी चौड़ी मतलब कॉस्टली प्रक्रिया होती है लोगों के लिए जो वो परफॉर्म करते हैं पितृ दोष से मुक्ति के लिए। ठीक है ना, एक भय व्याप्त हो जाता है किसी के भी चार्ट के अंदर। ठीक है ना कार्तिक जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे पितृ दोष को, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे अपनी फर्दर क्लासेस में, जिसमें हमारी डिस्कशन होगी कि पितृ दोष क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, उसकी क्या मेजर सिम्टम्स होते हैं, और रेमेडीज क्या हैं। क्या पितृ दोष सिर्फ नॉर्मली लोग सोचते हैं कि बृहस्पति की वजह से ही होता है, बृहस्पति इफ्लिक्शन में चला जाए तो पितृ दोष हो जाता है। बहुत तरह के पितृ दोष हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ठीक है, बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं वो भी मतलब दोष उत्पन्न कर देते हैं। बुध का भी एक मेन रोल है पितृ दोष होने में। ठीक है, तो बहुत सारी हम कंडीशन को डिस्कस करेंगे जिस वजह से पितृ दोष किसी की कुंडली में आ जाता है, और लाल किताब के हिसाब से उसकी रेमेडीज क्या है, क्या रेमेडीज परफॉर्म करके हम उससे जो है मुक्ति पा सकते हैं या राहत पा सकते हैं। ठीक, जो पितृ दोष है उसमें ये देखा है मैंने कि जिसकी कुंडली में पितृ दोष होता है वो लोग सभी बहुत बुरी तरह से सफर कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। मतलब पूरी फैमिली की प्रॉब्लम्स होती हैं, और मतलब उनको कहीं से भी राहत नहीं मिल रही होती, काफी मतलब दिक्कतों में निकलते हैं। जैसे सबसे बड़ी जो 2 प्रॉब्लम्स मैंने पितृ दोष वालों को फेस करते हुए देखा है वो ये है कि एक तो उनके काम अच्छा नहीं होता, प्रोफेशन में वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते, और मतलब उनकी जो इनकम है वो या तो स्टेबल नहीं होती या पुअर होती है। अगर अच्छी होती है तो स्टेबिलिटी नहीं होती उसमें, कुछ दिन ठीक चलता है फिर मतलब उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, और सेकंड जो होती है उनके औलाद नहीं होती, या तो संतान होती नहीं है, या होती है तो मतलब या तो कंसीव नहीं हो पा रहा है, होता है तो उसका मतलब अबॉर्ट हो जाता है, या संतान अगर है भी है तो वो किसी न किसी वजह से उसको दिक्कतें होती हैं, मेडिकल इश्यूज रहते हैं। मतलब जहां संतान माता पिता को सुख देती है वहां पे वो संतान की सेवा कर रहे हो किसी न किसी रूप में। बच्चा इतना बिगड़ा होता है, जहां आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो वहां अनम्यूट कर लीजिएगा। वो बच्चा इतना बिगड़ा होता है कि उसने पूरे घर की नींद हराम कर रखी होती है, स्पेशली अपने माता पिता की, क्योंकि वही सबसे ज्यादा कंसर्न होते हैं जब किसी की संतान नालायक निकल जाती है। और जहां तक मेरा मानना है, मेरी जो नॉलेज है उसका ये है कि पितृ दोष के अंदर मैक्सिमम जो 2 चीजें, मतलब जो पितरों का डोमेन है, आपका जो रिजक है, रिजक होती है आपकी ब्रेड एंड बटर, आपकी इनकम। ठीक है, खुशहाली आपके घर में, वो चीजें जो हैं वो पितरों की देन है। अगर पितर खुश हैं तो अच्छा है, और आपकी जो संतान, जो आपकी वंश वृद्धि हो रही है, जो आपकी संतान है वो भी
पितरों के डोमेन में आ जाती है। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है या आप अपने पितरों को सही तरीके से मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनके प्रति जो आपके मतलब रिचुअल्स हैं वो आप नहीं कर रहे हो, तो ऐसी दिक्कतें देखने में आती हैं कि उन्हें अपनी इनकम और अपने जो चाइल्ड है उसमें संघर्ष करना पड़ता है, उनके निम्नलिखित जो है प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। तो आज हम जो मतलब डिस्कशन करेंगे वो इस टॉपिक की शुरुआत है, और फर्दर जो हमारी क्लासेस होंगी वो भी मतलब इसके ऊपर हम और डीप डिस्कशन करेंगे उनमें भी, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी ग्रह की वजह से पितृदोष हो रहा है तो हम उसकी रेमेडी लाल किताब के हिसाब से क्या कर सकते हैं। देखिए, पितृ ऋण जो है, एक से देखिए, जो पितृ ऋण के ग्रह होते हैं, सबसे पहले देखिए कि पितृ ऋण को लाल किताब डिफाइन कैसे करती है। लाल किताब पितृ ऋण को इस तरीके से डिफाइन करती है कि आपके बुजुर्गों या आपके बड़ों, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनके द्वारा ऐसा किया हो कोई जघन्य अपराध, कोई ऐसा अपराध जो काफी मतलब सीरियस नेचर का है, उन्होंने ऐसा क्राइम कमिट किया है, मतलब भले ही वो सामाजिक तौर पे उसकी उनको सजा मिली या नहीं मिली, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया जो कि एक सीरियस नेचर का है, ठीक है, मतलब कोई उनके कर्म, बुरे कर्म किए, वो उन्होंने तो मतलब उस समय नहीं भोगे, लेकिन उनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उसको भोग रही हैं, ठीक है, और भोगने वाले होते हैं उनके करीबी संबंधी। अब हम देखेंगे कि पंडित रूपचंद जोशी जी इस पितृदोष के बारे में क्या उन्होंने कहा। घर नौमे में ग्रह कोई बैठा, बुध बैठा जड़ साथी हो, ठीक है। उन्होंने बोला कि नवा ग्रह, नवा जो घर है, नवा घर किसको, आपके पितरों को इंडिकेट करता है, आपके बुजुर्ग, आपके खानदान को इंडिकेट करता है, खानदान, आपकी बुजुर्गी, आपके एंसेस्टर्स, ठीक है। इस पे वैदिक में कुछ कंट्राडिक्शन अगर हो सकती है, कंट्राडिक्शन नहीं मतलब उनका अपना, वैदिक का एक अपना विचार है और लाल किताब की एक अपनी मान्यता है। तो उसमें 9th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है और उसकी जड़ में साथी बनकर जो बुध है वो बैठ जाए, फॉर एग्जाम्पल 9th हाउस में मंगल बैठा है, उसकी जड़ हुआ 1st हाउस एंड 8th हाउस, मतलब जिस राशि की मलकियत जो है, जिस खाने की, जिस भाव की मलकियत जिस ग्रह को दी हुई है, वहां अगर बुध जाकर बैठ जाए तो ऋण पितरी मतलब पितर ऋण हो जाता है, ठीक है। ऋण पितरी उस घर से होगा, असर ग्रह सब निष्फल हो, साथी ग्रह जब जड़ कोई काटे, ऋण पितरी बन जाता। मतलब जब ऋण पितर ऋण किसी की कुंडली में बन जाता है, तो जो बाकी के सभी ग्रह होते हैं उनका जो फल है वो निष्फल हो जाता है। चाहे आपकी कुंडली में कितना भी बड़ा राजयोग हो, कितने अच्छे ग्रह हों, अगर पितृ ऋण है और उसका आप उपाय नहीं करते हैं तो आपको समस्याओं का जो है मतलब सामना करना पड़ेगा, वो उस पोटेंशियल से आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, वो सब निष्फल हो जाते हैं वो ग्रह। सेकंड कंडीशन उन्होंने बोली है, साथी ग्रह जब जड़ कोई काटे, ऋण पितरी बन जाता। अब इसको इस तरीके से आगे एलैबोरेट भी किया गया है कि अगर किसी ग्रह की जड़, हम जड़ यहां पे लेंगे उसका जो भाव की उसके पास मलकियत है, जैसे कि और यह पक्का मतलब जैसे कि आप लगाइए कि बुध 3 और 6 में है, शुक्र के पास दूसरे और 7वें घर की मलकियत है, ठीक है। अगर उसके दुश्मन ग्रह उसकी जड़ में जाकर बैठ जाए तो भी ऋण पितर ऋण माना जाता है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है
कि बुध की नाली की दृष्टि के वक्त पितृ ऋण, ये एक और स्पेशल कंडीशन अराइज होती है। यहां पे पंडित जी बोलते हैं कि असर ग्रह घर तीसरा पहले बुध नाली जब मिलता हो, बुध ग्रह घर दोनों रद्दी, शत्रु मित्र चाहे बैठा। देखिए, तीसरे घर के ग्रह का असर जब बुध की नाली, अब बुध की नाली एक कॉन्सेप्ट है जो कि आगे हम जब बुध बुध के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे आएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूं। जब बुध और शुक्र एक साथ नहीं होते हैं तो शुक्र टेवे में कहीं भी बैठा हो, बुध जो होता है वो अपना जो असर है वो बुध की नाली के थ्रू शुक्र बैठे हुए घर में मिला देता है, और साथ में अगर कोई ग्रह बैठा हो उसका भी असर जाके मिल जाता है। लेकिन इसमें आगे हम डीप में अगर बात करते हैं तो फर्दर काफी एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखें कि तीसरा ग्रह पहले, अब यहां पे देखिए एक एक वर्ड को हम देखेंगे कि घर तीसरा पहले बुध नाली जब मिलता हो। अब आप देखिए कि तीसरे घर में ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, पहले घर में। पहले घर का दो मतलब हो गया, एक तो मतलब वैसे तीसरा घर पहले होता है, एक हमने कल डिस्कस किया कि तीसरा घर जो होता है वो 9वें घर को और 11वें घर को देखता है, ठीक है। पहले घर का प्लेनेट हम उसे बोलते हैं जिस घर में उसका दृष्टि का प्रभाव जा रहा हो। तो हम बोलेंगे कि जब 9 में मतलब बुध 9वें में बैठा है या 11वें में बैठा है और तीसरे घर का जो प्लेनेट है उसमें अपना असर मिला देता है, ठीक है, तो पितृ दोष उत्पन्न हो जाता है। वो ग्रह चाहे बुध का शत्रु हो या उसका मित्र, ठीक है। हाल मंदाना 3 होगा, मिला असर चाहे तीसरे हो। तीसरे घर में अगर ये मतलब तीसरे घर में भी हो रहा है, लेकिन जो थर्ड हाउस है उसकी हालत खराब नहीं होगी, उसके जो मैलेफिक इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। बुध मिले खुद टेवे, बदल असर सब देवे वे। जब बुध थर्ड हाउस के अंदर हो तो वो पूरे टेवे का जो इफेक्ट है वो चेंज कर देता है, ठीक है। अगर हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि जन्म कुंडली में जिसकी हम जन्म कुंडली देख रहे हैं, उस ग्रह की जड़ में मतलब उसकी अपनी राशि में, मींस फर्स्ट हाउस में मंगल है, सेकंड हाउस जो 8th हाउस है वो भी मंगल की जड़ मानी गई है। इन दो फर्स्ट और सेकंड हाउस का जो अधिपत्य है, मलकियत है, वो मंगल के पास है। सेकंड हाउस और 7th हाउस की शुक्र के पास है, थर्ड और 6th की बुध के पास है, 4th की चंद्रमा के पास है। मतलब जिस घर की मलकियत उसके पास है उस ग्रह की उस घर में उसका दुश्मन आके बैठ जाए, और उसका दुश्मन मतलब उसका भी फल खराब करेगा और उसका मतलब उसका खुद का फल तो खराब हो ही रहा है, मतलब दो ग्रह खराब हो गए, ठीक है, तो वो पितृदोष की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन फिर अगर उन्होंने बोला है कि साथ ही वह ग्रह स्वयं भी मंदा हो रहा है और पितृ होगा, जिसकी आम निशानी यह होगी कि बाबे बाप बेटे भाई वगैरह सबके सब या की जन्म कुंडलियों में मंदा ग्रह एक ही या किसी दूसरे घर में जहां वह ग्रह पूरा मंदा गिना जा रहा है जाहिर होता चला आ रहा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप पितृ आइडेंटिफाई कर रहे हो किसी की जन्म कुंडली के अंदर, तब उसको फर्दर और मतलब मजबूत करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप उसके जो खानदान की और भी अगर जन्म कुंडलियां देखेंगे, मतलब उसके दादा की, पिता की, भाई की, पिता के भाई की, मोस्ट ऑफ दी जो मतलब बर्थ चार्ट होंगे, जन्म कुंडलियां होंगी, उसमें वही एक जो पर्टिकुलर ग्रह है वो पीड़ित हो रहा होगा, ठीक है।
जैसे राहु खाना नंबर 11 में, आगे उन्होंने एग्जाम्पल दी है, शनि खाना नंबर 4 में या 6 में, ठीक है, बुध खाना नंबर 2 में, 3, 8 और 11, 12 में कई कुंडलियों में जाहिर हो जाए, मतलब यह कंडीशन जो है कई बर्थ चार्ट्स के अंदर आपको मिल जाए, तो मतलब कि ये होगा कि जो पितृ ऋण है उस घर में उसका जो इफेक्ट है वो पूरे मतलब जोरों पे होगा, पूरे मतलब अपने फुल थ्रोटल के साथ, पूरे कंप्लीट इन्फ्लुएंस के साथ उस फैमिली को या उस खानदान को वो पितृ ऋण जो है इफेक्ट कर रहा होगा। ये चीजें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी देखी हैं। जैसे मतलब चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, कईयों की कुंडलियों में चंद्रमा के साथ राहु है, पिता की कुंडली में भी है, बेटे की कुंडली में भी है, उसके उसके बच्चे की कुंडली में है आगे, मतलब कई जो बर्थ चार्ट हैं, और तो और मतलब उसके फादर के जो भाई होंगे, मतलब हम ये चीज देख सकते हैं कि ये असर कहां तक जाएगा। तो इसके बारे में भी पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखा है कि जहां तक दादा के खून का असर जाता, और इस सब्जेक्ट के बारे में एक ब्यूटीफुल बात ये है कि जब आपको ये चीज मतलब पिता के उसमें मिले अगर, तो आप उनके दादा के खून का असर जब तक जाए, जहां तक जाएगा, आप उनके बर्थ चार्ट्स में अगर देखेंगे तो आपको उनके बर्थ चार्ट में भी मतलब ये चीजें मिलेंगी। प्रैक्टिकली मैंने ये चीज नोटिस की है कि एक फैमिली के बर्थ चार्ट में ये चीज है और फिर उनके पूरे क्लैन में मतलब पूरे कुनबे में वो चीज है, कहां तक है, जहां जो उनके दादा के मतलब असर जा रहा है, मतलब कि उनके दादा के, उसके पिता के, मतलब मतलब उसके दादा के बच्चे, आगे उनके बच्चे, मतलब इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पितृदोष का जो बहुत वास्ट इफेक्ट होता है, और वो सभी सभी लोग दो चीजों में, जो ये चीज मैंने बहुत प्रोमिनेंटली नोटिस की है, दो चीजों के लिए वो लोग स्ट्रगल करते हैं, खासकर उनकी लाइवलीहुड पैसे टके के लिए। वो पैसा कमाते हैं, वो स्टेबल नहीं होता, या तो बीमारियों में खर्च हो जाता है, या बिजनेस एकदम से चलता चलता ठप हो जाता है और पैसे की जो आमदन है वो कम हो जाती है, या उनके बच्चे नहीं हो रहे होते, अगर बच्चे हो रहे होते हैं वो हो गए हैं, मतलब वो बड़े हो गए हैं, तो वो उनकी सुन नहीं रहे हैं, वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, मतलब गलत आदतों में हैं, गलत संगत में पड़ गए हैं, या मतलब इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि पूरा जो उनका फ्यूचर है उनके फैमिली का और उनके जो खानदान का जो मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल मीन्स फ्यूचर जो है, वो अंधेरे में जा रहा प्रतीत होगा आपको, कि इनका आगे मतलब आपको उनके हालात देख के लगेगा कि इनका आगे बनेगा क्या, फ्यूचर होगा क्या, क्योंकि पेरेंट्स अपनी एज निकाल चुके हैं, जो आगे उनकी संतान है वो आपको किसी काम की नजर नहीं आएगी, मतलब उसकी हरकतें होंगी, वो पैसे को बर्बाद कर रहे होंगे, अगर पिता ने किसी तरीके से पैसा कमा लिया है उसको वो बर्बाद कर रहे होंगे, या उनकी आदतें बहुत खराब होंगी, मतलब कि प्रोडक्टिविटी कुछ होगी नहीं, ठीक है। कि ऐसी दशा खाना नंबर 9 के ग्रहों से होती है, यानी कि जब उस घर में या उस घर के मालिक ग्रह, यानी कि 9th नंबर का जो हाउस है उसका मालिक किसको मानती है लाल किताब, बृहस्पति को, क्योंकि वहां सेजिटेरियस राशि आती है, धनु राशि, और वो पक्का घर भी बृहस्पति का ही है। किसी दूसरे घर में और ग्रह एक या एक से ज्यादा बैठे हुए आपस में दुश्मनी पर हों, और वह आपस में हर एक बृहस्पति की ताकत को नष्ट कर रहा हो, या बृहस्पति के असर में मतलब विष मिला रहा हो। देखिए बृहस्पति क्या है, हमारे एस्ट्रोलॉजर्स जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ऐसे बृहस्पति को मतलब ब्लेसिंग्स नहीं बोल दिया, बहुत सॉलिड रीजन है, ठीक है, ऐसे नहीं बोल दिया कि बृहस्पति बृहस्पति जो है बरकत है, बृहस्पति आपकी प्रोटेक्शन है,
जो बृहस्पति आपके पूर्वज हैं, आपका लॉ लॉ आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आपकी एग्जिस्टेंस अगर इस प्लैनेट के ऊपर है तो उसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, आपका क्लैन आपको प्रोटेक्ट करता है। आप जब खाते हैं, सेकंड हाउस पक्का घर है बृहस्पति का, वो आपको प्रोटेक्शन देता है, आपकी लीनिएज को प्रोटेक्शन देता है। फिफ्थ हाउस आपकी विद्या आपको प्रोटेक्शन देती है, फिफ्थ हाउस से हम विद्या भी आपकी देखेंगे। ठीक है, नाइन्थ हाउस जो है वो आपके धर्म कर्म लॉ एंड ऑर्डर, आपके पूर्वज, आपके खानदान, आपके बड़े बुजुर्ग, उनको देखा जाता है, वो भी आपको मतलब प्रोटेक्शन देते हैं। लगभग जो बृहस्पति के घर हैं, जिसके वो पक्के घर हैं, वो सब आपकी सस्टेनेंस के लिए। ट्वेल्थ हाउस आपके आराम का है, अगर आपको आराम नहीं मिले प्रॉपर। इलेवेंथ हाउस जो है आपकी इनकम का है, जो आप कमाते हो, ये चीजें अगर प्रॉपर ना हो तो योर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, धरती के ऊपर जो आपकी एग्जिस्टेंस है वो चैलेंजिंग पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, अब ये बृहस्पति को ही क्यों बनाया है, यहां मैं एक थोड़ा सा हम मतलब लिमिट्स को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। हाँ, आपको ठीक है। पता है जो हमारा प्लैनेट है, अर्थ है, इसके ऊपर अगर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, उसमें बहुत बड़ा एक रोल है बृहस्पति का, जुपिटर का। हाँ पता है। क्योंकि जितने भी मतलब एक्स्ट्रा टेरिtoriयल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, कोई मतलब ऐसी चीजें होती हैं जो पृथ्वी से टकरा सकती हैं और जीवन को नष्ट कर सकती हैं, वो बृहस्पति से टकरा जाती हैं। हाँ बृहस्पति भाई। पृथ्वी पे लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, संरक्षण देता है। जी। अगर बृहस्पति ना हो तो ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा टेरिtoriयल ऑब्जेक्ट्स हैं जो आके धरती से टकरा जाएं और धरती पे जीवन का नामो निशान मिट जाए। भाग्य जो होता है हमारी प्रोटेक्शन है उसमें। और जितने भी इनके पक्के घर हैं बृहस्पति के, वो सभी चीजें हमारे इस धरती पे बढ़ने, फ्लोरिश करने और हमारे जो हैं एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। वो क्यों है, वो जो रोल दे दिया बृहस्पति को, वो सारी चीजें बृहस्पति से अटैच क्यों की गई? क्योंकि अगर हम इसको उसमें भी देखें, साइंस के माध्यम से भी अगर हम उसको देखें, तो बृहस्पति जो है वो एक वन ऑफ द मेजर रीजन है कि अर्थ के ऊपर लाइफ की एग्जिस्टेंस है। ठीक, इसीलिए बृहस्पति को एसोसिएट किया गया इन सब चीजों से, एस्ट्रोलॉजी से। ठीक है। ठीक है, तो दिस वाज द पॉइंट आई वांट टू कन्वे। तो जब नाइन्थ हाउस एफ्लिक्शन में आ गया, फिफ्थ हाउस आ गया, बृहस्पति से रिलेटेड हाउसेस आ गए। वैसे तो मैं आज आप ये देखेंगे कि सिर्फ नाइन्थ हाउस से ही पितृ दोष नहीं हो रहा है, और भी कई तरह के ऋण होते हैं। पितृ ऋण बहुत पॉपुलर कर दिया गया है, और भी कई तरह के ऋण होते हैं जिनकी वजह से शनि के भी ऋण होते हैं, राहु के भी ऋण होते हैं, केतु के भी ऋण होते हैं, मंगल के भी ऋण होते हैं, चंद्रमा शुक्र सूर्य सबके ऋण होते हैं, जिनकी वजह से कोई नेटिव जो है सफर कर सकता है, या उसकी फैमिली या उसका खानदान सफर कर रहा होता है, क्योंकि वो जो पाप हैं उनके बुजुर्गों ने की। ठीक है, आज हम ये भी देखेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट में वो बोल रहे हैं कि जो राहु है, जैसे राहु को एक ऐसा प्लेनेट माना गया है बृहस्पति के मतलब बराबर का, जब बृहस्पति के साथ हो या बृहस्पति को इन्फ्लुएंस कर रहा हो तो वो बृहस्पति को चुप करवा देता है। ठीक है ना, मतलब उसके उसके ऊपर मैलेफिक इफेक्ट डालता है। ठीक है, मतलब वो ऐसे घरों में हो या बृहस्पति के पक्के घरों में हो तो वो पितृ ऋण की एक कंडीशन है। ठीक है, जैसे 9 में हो, लेकिन एक सेकंड हाउस में यहां बोला गया है पितृ ऋण है, लेकिन लाल किताब ये भी बोलती है कि जो दूसरा घर होगा वहां अगर राहु है तो मतलब वहां बृहस्पति राहु, जो राहु है वो बृहस्पति के अधीन होगा। ठीक है, मतलब वहां बृहस्पति को चुप नहीं करवा देगा, वहां राहु चुप रहे। लेकिन
यहाँ पे जो कंडीशंस हैं इसमें ये चीज बोली गई है कि बृहस्पति के जितने भी मतलब जैसे सेकंड हाउस में राहु चला जाए, 11वें हाउस में राहु चला जाए, 9th हाउस में राहु चला जाए और बृहस्पति को अफ्लिक्शन में कर दे, तो यहाँ पे बृहस्पति भी खराब हो जाएगा और राहु भी उन घरों में खराब रिजल्ट देता है। तो ऐसी जो कंडीशन होगी, वहां दो प्लैनेट्स खराब हो गए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में वो बात हो रहा है कि अगर माता की तरफ से मतलब माता की तरफ से या स्त्रियों की तरफ से भी मतलब कोई पाप हुए हैं पूर्व जन्म के अंदर, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, तो जो ऐसी वो होते हैं वो मातृ ऋण में काउंट किए जाते हैं। और ऐसी कुंडली में कितने भी राजयोग हों, कितने भी प्रबल योग हों अपलिफ्टमेंट के लिए, वो अपना इफेक्ट नहीं दे पाते हैं। और ऐसी कंडीशंस में लगभग 2 ग्रह इफेक्ट मतलब खराब हो रहे होते हैं, तो उपाय भी जो है 2 ही ग्रहों का करना पड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दी है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला है कि मान लीजिए आपके पिता ने या आपके दादा ने, ठीक है, या आपके पूर्वजों ने, आपके पिता भी आपके पूर्वज हैं मतलब, और आपके दादा भी पूर्वज हैं, मतलब उन्होंने केतु जो है मतलब कुत्ते मरवा दिए किसी भी कारण से, गोली मार दी, जहर डाल दिया, कुछ भी कर दिया, या किसी फकीर को, जो दरवेश होते हैं ना, फकीर टाइप लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, वो भी केतु के डोमेन में ही आते हैं, उनको परेशान कर दिया, उनको बहुत तंग किया, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा तंग कर दिया कि उनकी दुर्दशाई कर दी पूरी, ठीक है। दुर्दशा तब होती है कि जब हम किसी को परेशान करते हैं और वो फिर बहुत ज्यादा परेशान होके ना, मतलब जो अपने अंदर से बद्दुआ दे देता है ना। एक तो वैसे लोग थोड़ा बहुत झगड़ लेते हैं, वो उसको कह देता है, वो उसको कह देता है, दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन कभी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को इस हद तक परेशान कर देता है, उसका जानी और माली नुकसान कर देता है, मतलब लिविंग पीपल का और फाइनेंशियल नुकसान ऐसा कर देता है कि उसकी जो हालत है वो मरे हुए के समान ही हो जाती है। मतलब आपने किसी का घर बार दबा लिया, किसी का इतना पैसा मार लिया कि वो सड़क पे ही आ गया, उसकी भूखे मरने की नौबत आ गई, तो वो मृत के समान ही है ना, मतलब कुत्तों को मरवा दिया। तो अब बृहस्पति और केतु का आपको कॉम्बिनेशन मतलब देखने को मिलेगा, उसमें पितृ देखने को मिलेगा उस जातक की कुंडली में और उसके खानदान के भी में। और उसका जो इफेक्ट है वो 16 से 24 साल तक रहेगा, ठीक है। मींस आप देखिए, अब यहां पे एक हिडन चीज है, 16 से लेके 6 साल, ठीक है, 21 हाँ 21 साल तक बृहस्पति का टाइम माना गया है। फिर 22 और 23 सूर्य का समय माना गया और 24वां साल चंद्रमा का माना गया। तो देखिए यहां पर मतलब एक ग्रह नहीं, तीन तीन ग्रह खराब हो रहे, ठीक है। फिर उन्होंने आगे ये चीज बोली है कि इसी तरह की जब हम सभी ग्रहों का मतलब जो मतलब पितृदोष बन गया है, उसका जब हम उपाय करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि एक तो वो ग्रह है जो अफ्लिक्शन में आ गया, ठीक है, एक दूसरा ग्रह है जहां जो उसका दुश्मन है, जो उसकी जड़ में बैठ के उसको खराब कर रहा है। जड़ मीन्स उसके मलकियत के घर में, मलकियत वाला घर और पक्के घर में, यहाँ पे ये चीज मलकियत वाला घर वो है जो जैसे कि जौन सी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो राशि जिस भाव में आती है, ठीक है, जैसे शनि की मलकियत वाले घर हैं 10th और 11th, ठीक है, मतलब वहां उसका दुश्मन बैठा है, मतलब तो दोनों ग्रहों का जो उपाय करना पड़ेगा,
फिर उन्होंने एग्जाम्पल भी दी है, लेकिन यहां पे जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं ये मलकियत वाले घर को भी इंक्लूड कर रही हैं और पक्के घर को भी इंक्लूड कर रही हैं। ठीक है, जैसे बृहस्पति अगर खाना नंबर 9 में बैठा हो और राहु खाना नंबर 2 या खाना नंबर 11 में बैठ जाए। अभी आप सब जानते हैं कि अगर राहु की पोजीशन खाना नंबर 2 या खाना नंबर 11 में हो तो वो अच्छी पोजीशन नहीं मानेंगी। अगर खाना नंबर 9 में भी राहु होता है तो भी वो पोजीशन बहुत निकम्मी मानेंगी। ठीक है, तो इस तरह से वो बोलते हैं कि एक तो जो उपाय है वो राहु का करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा जो उपाय है वो बृहस्पति खाना नंबर 9 का करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि हर खाना नंबर के अंदर दो कंडीशंस हैं, एक अच्छी एक बुरी। मतलब उसके बुरे के सिम्टम्स भी होंगे, और मतलब खाना नंबर 9 में अगर बृहस्पति खराब हो जाए तो जो हमें उपाय करने चाहिए वो उपाय करने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर उपाय की ड्यूरेशन की बात हुई कि कितनी ड्यूरेशन तक उपाय करना पड़े। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। पितृदोष का निवारण थोड़ा टफ है, मैंने ये चीज देखी है। ठीक है, बहुत सारे मतलब इतना टफ है कि बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं या नेटिव्स जो अपना चार्ट दिखाते हैं वो मतलब क्या देते हैं कि हमसे होगा नहीं इतना। वो सफर कर रहे होते हैं, जो कर लेता है तो उसको रिजल्ट्स भी जरूर मिलते हैं। ये भी बात पक्की है, ये भी मैंने चीज देखी है, इमीडिएट रिजल्ट्स, राहत मिल जाती है। ठीक है, तो आमतौर पे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हमें किसी ग्रह का उपाय करना है तो 40 से 43 दिन बोला, मोटा मोटी 43 दिन की बात हुई। लेकिन जब आपको पितृदोष का उपाय करना है, जो कि एक ऐसा उपाय करने आप जा रहे हैं जो पूरे खानदान को राहत पहुंचाएगा, उनके दुखों को दूर करेगा, तो ऐसा जो उपाय है वो एक तो 40 से 43 हफ्ते लगातार करना पड़ता है, हर वीक। अगर आप 40 से 43 हफ्तों की बात देखें तो लगभग आप ये मान लीजिए कि अगर आप 40-43 हफ्ते कोई उपाय करते हैं तो एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो लगभग लगभग 10.5 महीने जो है वो उपाय करना पड़ेगा साल भर। ठीक, एक चीज। और मान लीजिए कहीं आपको दो ग्रहों का उपाय करना पड़ रहा है, जैसे ऊपर हमने एग्जाम्पल में देखा कि बृहस्पति और राहु का आपको दोनों का उपाय करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में दो ग्रहों के उपाय एक साथ नहीं किए जा सकते। यहां ये मेंशन है कि अगर आप दो ग्रहों का एक साथ उपाय करते हैं तो आपको एक का भी जो है फल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वहां उन्होंने बोला है कि एट अ टाइम एक ही ग्रह का उपाय किया जाए, और उसके बाद अगर तो 40-43 दिन कोई उपाय होता है तो कुछ एक दो दिन 3 दिन का फर्क डाल लें। अगर कोई 40 या 43 हफ्ते तक, अगर आप ये मान के चलें कि हम 43 हफ्ते तक कोई उपाय करते हैं तो उसका जब हम नेक्स्ट उपाय शुरू करेंगे तो उसमें 2-3 हफ्तों का डिफरेंस जो है वो डालना चाहिए। ठीक है, ये लाल किताब हिदायत करती है। फिर दूसरी बात, एक जो पॉइंट डिस्कस किया गया है कि अगर केतु जो है खाना नंबर 6 में है या राहु खाना नंबर 12, तो ऐसे समय में अगर पितृदोष बन रहा है किसी की कुंडली में, तो उस पितृदोष का जो इफेक्ट होगा वो संसारिक माया पे होगा, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों पे होगा। मतलब और जगह वो अपना मतलब खराब इफेक्ट नहीं देगा। मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल ही वो खराब है। सिर्फ ये कंडीशन तब है जब राहु 12 में या केतु 6 में हो और पितृदोष बन रहा हो। अब राहु 12 में और केतु 6 में होगा तो पितृदोष कैसे बनेगा, ये आगे की स्लाइड्स में भी हम देखेंगे। लेकिन आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि अगर राहु 12 में है और केतु 6 में है, तो जैसे आप मानिए कि बृहस्पति 9 में है, राहु 12 में है, तो भी पितृदोष हो गया। और
मान लीजिए बुध 9 में है और राहु 12 में है, तब भी पितृदोष हो गया, क्योंकि बृहस्पति की जड़ में राहु बैठा हुआ है, उसका दुश्मन है, और बुध 9 में। ठीक है। और दूसरा एक चीज है कि चंद्रमा मान लीजिए छठे घर में है, ये सभी अलग अलग केस बता रहा हूं मैं। चंद्रमा छठे घर में है जो कि केतु का दुश्मन है, केतु चंद्रमा आपस में दुश्मन है पूरे जबरदस्त, तब भी वो पितृदोष है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में वहां उन्होंने बोला है कि उसका जो असर होगा वो मटेरियलिस्टिक, मतलब आमदन सही नहीं होना, काम सही ना चलना, काम ठप पड़े रहना, चलता चलाया एकदम चलता 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 हुआ बिजनेस, उसका पूरा सर्कल सही चल रहा है, एकदम से ठप पड़ जाए, फिर इंसान बहुत कोशिशें करता है लेकिन कहीं से भी उसको सफलता बहुत बहुत मुश्किल से मिलती है।